अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ट्यूशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, हम जो अपना लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ मैं वहीं से कि हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन क्या है, यानी कि हम किस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास जो आइसोटोप्स होते हैं उनके जो अबंडेंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो आइसोटोप है, यानी कि लेट्स सपोज कि हमारे पास हाइड्रोजन था, तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के जो है वो 3 आइसोटोप हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है। सेम एज इट इज जो है वो कार्बन है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। इस तरह जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स जो है वो पाई जाती हैं। तो उन जो अब कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, अब उसमें से हमने ये देखना है कि कौन सा आइसोटोप कितने हद तक मौजूद होता है, कितने परसेंट ऑफ कार्बन जो है वो किस आइसोटोपिक फॉर्म में जो है वो ज्यादातर पाया जाता है। तो ये बेसिकली अबंडेंस आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम रिलेटिव एटॉमिक आइसोटोपिक मासेस को जो है डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट जो है वो फ्यू डिफरेंट आइसोटोपिक कंसिस्ट होते हैं उसके डिफरेंट मास नंबर की बेस पे। ये तो मैंने आपको बताया था कि उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो उसका आइसोटोप्स है। कि अगर एक ही एटम है, एलिमेंट का जो सेम एटम है, अगर वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो इस तरह से कि उसके एटॉमिक नंबर तो उसका सेम है लेकिन जो एटॉमिक मास होता है उसका वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस होता है। हर आइसोटोप जो है वो नेचुरली अकरिंग, अगर हमारे पास यानी कि ईच आइसोटोप, यहाँ पर देखिए आपको डेफिनेशन में लिखी हुई है, ईच आइसोटोप विल आल्सो हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस। हर आइसोटोप की नेचुरली तौर पर अपनी अबंडेंस होती है कि वो नेचर में नेचुरली तौर पर इस फॉर्म में कितने हद तक जो है वो किस परसेंट तक कितने अबंडेंस के साथ जो है वो मौजूद होता है। तो ये बेसिकली आइसोटोपिक अबंडेंस कहलाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगर हम कैलकुलेशन की तरफ आएँ तो मैं जो है वो आप लोगों के साथ आपको फॉर्मूला समझाऊंगी कि फॉर्मूला होता क्या, हम किस तरह से किसी भी एटम की रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर मैं आपको आपके साथ जो है वो इसकी जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं एज ए मेडिकल, उसको मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी भी आइसोटोपिक मास को, किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास को किसी भी एलिमेंट के, तो हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक तो आइसोटोप, वो जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास क्या है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटोपिक मास जो है हमारे पास उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज आवर आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स की अबंडेंस क्या है, आइसोटोपिक एलिमेंट्स की, जिसको हम आइसोटोपिक अबंडेंस का नाम देते हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बेसिकली फॉर्मूला क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये देखें यहाँ पर मास मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस, यानी कि जो हमारे पास में जो आइसोटोपिक जो सा आइसोटोप ले रही हूँ उसका एटॉमिक मास, और वो उस एटॉमिक मास के साथ वो आइसोटोप कितने परसेंट मौजूद होता है, मैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। ठीक है, अब M2 M3 ये डिपेंड करेगा कि एक एटम ये कि कितने आइसोटोप हैं। अगर उसके खाली दो, लेट्स सपोज कि उसके खाली दो आइसोटोप होते हैं तो यहाँ पर M1P1 प्लस M2P2 होगा। ठीक है, और अगर एक एटम के आइसोटोप 3 होते हैं तो M3 तक पहुंच जाएगा, अगर 4 होते हैं तो M4 तक पहुंच जाएगा, अप टू सो ऑन। कि जितने जो एटम है उसके जितने आइसोटोप मौजूद होंगे हम उसकी बेस पर M1 M2 M3 M1P1 यानी कि उसके जो है आइसोटोपिक मास और जो आइसोटोपिक अबंडेंस, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी हैं हम जो है वो उसको क्या करते रहेंगे, उनको मल्टीप्लाई करवा कर दोनों को और जो है वो सम अप कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, अपने रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो निकालने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ कि लेट्स सपोज कि क्रिप्टोन है, जैसे उसके 5 आइसोटोप्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर M1 M2 M3 इसके बाद आगे M4 M5 तक बात जाएगी। तो उसके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को और आइसोटोपिक अबंडेंस को आपके साथ शेयर किया और आपको जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करके उसने बताया है। सो ये देखें स्टूडेंट्स, टेबल में आपको अब यहाँ पर देखिए 5 है,
ठीक है। जो हमारे पास आइसोटोप होता है क्रिप्टॉन की, वो 5 आइसोटोपिक जो है फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पर क्रिप्टॉन हमारे पास 80 है, 82 है, 83 है, 84 है और 85 है। ठीक है। तो अब आप ये देखिए एबेंडेंस कि अगर हमारे पास क्रिप्टोन जो 80 होता है, यानी कि वो आइसोटोपिक मास का अगर 80 है, तो वो कितने परसेंट पाया जाता है? 2.0%, यानी कि क्रिप्टोन इस फॉर्म में पाया जाता है, 80 की फॉर्म में। और क्रिप्टोन जो 82 है, इसका जो आइसोटोपिक मास है वो 12% पाया जाता है। जो 83 है वो भी 12% पाया जाता है। 84 है वो 57%, यानी कि सबसे ज्यादा जो क्रिप्टॉन मौजूद होता है वो कौन सा आइसोटोपिक मास में मौजूद होता है? वो 84 में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, ये आप जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये आपने वैसे भी याद करना है कि आपको ऐसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। और फिर क्रिप्टॉन जो 85 है वो 17% तक मौजूद होता है। तो इस तरह से 100% हो जाता है कि क्रिप्टॉन जो है वो कितने परसेंट जो है वो किस फॉर्म में या किस आइसोटोपिक मास के साथ मौजूद होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब हमें जो है वो दो चीजें पता लग गई। एक हमारे पास ये m है यानी कि आइसोटोपिक मास, और हमारे पास ये p है यानी कि आइसोटोपिक अबंडेंस। सो अब हमने जो है वो कैलकुलेट क्या करना है? हमने इसका कैलकुलेट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास m1 हमारे पास 80 है, तो p1 क्या होगा? 2.0। सेम ऐसे m2 अगर 82 है तो p2 क्या होगा? 12.0। यानी कि जो हम आइसोटोपिक मास ले रहे हैं उसके जो साथ जिसके सामने वाला है हमारे पास, वो हमारे पास अगर ये m1 है तो ये p1 होगा, ये m2 है तो ये p2 होगा। सेम ऐसे हमारे पास जो है अगर ये m3 है तो ये p3, और m4 p4, m5 p5। ऑलराइट, तो हम मास कैलकुलेट करते हैं। देखिए 80 था तो 80 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 82 को 12 से कर दिया, यानी कि m1 मास को, एटॉमिक मासेस को और आइसोटोपिक अबंडेंस को हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके और इन सब को जो है वो सम अप कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास यहाँ पर जो क्रिप्टॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 83.7। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सेम ऐसे आपके पास जो एक सैंपल एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर देखें कि कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन का, जबकि हमें इसका रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45। यानी कि हमें जो क्लोरीन है, लेट्स सपोज, तो क्लोरीन के आइसोटोप्स में से उसने कहा जो लाइट वाला क्लोरीन होता है यानी कि जिसका मास कम है, आपने वो हमें कैलकुलेट करके बताना है लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमारे पास गिवन क्या है? जो उसने बताया है कि हमारे पास जो रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस यानी कि जो क्लोरीन 37 होता है उसकी अबंडेंस है 24.23% मौजूद होता है, और जो लाइट हमारे पास आइसोटोप क्लोरीन है उसका जो हमारे पास है वो मौजूद होता है 75.77% तक। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है? 37। अब हम देखते हैं, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो कि हमें दे दिया। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव, आपको अगर एग्जांपल में आप स्टेटमेंट ध्यान से समझनी होती है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्लोरीन का वो 35.45 है, यानी कि अब आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दे दिया, आपने कैलकुलेट क्या करना है? लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन का मास, ये आइसोटोपिक मास हमने जो है उसको कैलकुलेट करना है, उसका आइसोटोपिक मास हमने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, आपने जो स्टेटमेंट होती है उसको ध्यान से आपने समझना है, तभी आप जो है न्यूमेरिकल आगे सोल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम फॉर्मूला सेम लगाते हैं जो हमारे पास मौजूद होता है। अब जो लाइट है हम उसको पहले रखते हैं, यानी कि m1 और p1 प्लस m2 और p2। अब हमें जो है वो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास तो बता दिया, लेकिन जो लाइट आइसोटोप है क्लोरीन का उसका मास हमें नहीं पता, तो हम उसको ऐसे ही एज इट इज क्लोरीन रहने देंगे। तो हम करेंगे क्या? हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऑलराइट, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है नीचे 100 जो डिवाइड हो रहा है, 100 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 35.45 है तो यहाँ पर 3545 हो गया। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? अब हमने जो है वो यहाँ पर देखें 24.23 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम जो है वो 37 के साथ, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 896.51। अब यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर 75.77 मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर आके हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो जो लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन होता है वो उसका जो मास नंबर है यानी कि उसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या होता है 34.95 यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो लाइट आइसोटोप है ऑफ क्लोरीन का उसका हम जो है वो क्या होता है 34.95। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब ये आपके पास जो है वो एक्सरसाइज दी हुई है। वैसे तो ये आपको खुद कैलकुलेट करनी चाहिए, बल्कि आपको कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए। हम सेम यही वाला जो फॉर्मूला है ये वाला यही इसको यूटिलाइज करते रहेंगे और आगे जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसको हम सोल्व करते रहेंगे। तो आपको एक्सरसाइज आपको टेस्ट करने के लिए उसने एक एक्सरसाइज आपको दी है कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करें लेड का, पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आपको आइसोटोपिक एबंडेंस भी बता दी है और ये आपके पास जो एटॉमिक मैसेज है वो भी आपके आइसोटोपिक जो मैसेज है वो भी आपके पास जो है वो मेंशन है। तो आपने जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है और सेम उसी फॉर्मूले से आपने जो है वो उसको निकालना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मैं ये चाहूँगी कि आप जो है वो खुद से इसको सॉल्व करें और अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें और अपने आंसर जो आपके आंसर आएंगे उसको शेयर करें। मैं जो है वो आप लोगों के साथ अपने चैनल पे लाजमी अपलोड करूँगी इसका सॉल्यूशन, ताकि आप लोग टैली कर सकें और जो है वो ये देख सकें कि आपने जो सॉल्व किया था वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप लोगों के साथ इसके एमसीक्यूज जो है वो शेयर करूँगी प्रॉपर समझाने के साथ, ताकि आपको एमसीक्यूज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर याद हो जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।